तो हम बात करेंगे, आप सुनाएं फिर। नहीं, हम हाजिर हैं मिनिस्टर साहब। फिर मेरे ख्याल में अब ये क्रॉस टॉक ना करें मेहरबानी करके। जनाब चेयरमैन साहब, सना बलोच ने जो करारदाद पेश की है इस सूबे के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि सूबे में बेरोज़गारी, गुर्बत, बदअमनी और सूबे के जो वसाइल हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिससे, और ना गवर्नमेंट के हवाले से कोई ऐसी प्लानिंग है जिससे हमारी यूथ के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है, और ऐसी भी कोई प्लानिंग नहीं है कि बलूचिस्तान माशी हवाले से कुछ तरक्की की जानिब गामज़ान हो जाए। जनाब वाला, मेरा ताल्लुक़ सीपैक सिटी से बग़ैर ग्वादर के सीपैक नामुकम्मल है। जनाब वाला, दोस्तों ने बड़ी डिटेल में बात की, स्पेशली सना बलोच, मेरी बहन शकीला, बाकी नसरुल्लाह ज़ेरे, बाकी दोस्तों ने बात की। मैं आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। जनाब वाला, बजाय कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें और सूबे के वसाइल को बेहतरी की जानिब ले जाएं, जनाब वाला, ग्वादर में आपको पता है कि चाइनीज़ ने जो पोर्ट के अंदर कुछ फ्री जोन बना रहे हैं, उसमें कुछ इंडस्ट्री डेवलप की है। इस वक्त कोस्ट लाइन की सबसे जो लोकल इंडस्ट्री है वो फ़िशिंग इंडस्ट्री है, जिससे हर फैक्ट्री में तकरीबन मेरे ख्याल से 200 से 250 लोकल्स काम करते हैं, और टोटल कोस्ट लाइन में मेरे ख्याल से कोई 50 से ऊपर 60-70 के करीब कोई फ़िश फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं। अब जनाब वाला, ग्वादर में चाइनीज़ एक उसूलन तो ये होना चाहिए था, जो लोकल इंडस्ट्री है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, क्योंकि लोकल लोग उससे वाबस्ता हैं। अब आपको पता है इस जदीद दौर में ऑटो प्लांट आ गए हैं। मैंने पहले भी इस असेंबली फ्लोर पे कहा कि मेरी फैमिली ने एक प्लांट लगाया हुआ है जिसकी प्रोडक्शन पर डे 40 टन है, और उसको अगर हम चालू करें, एक दिन 1 रुपये सिर्फ फ़िश की कीमत बढ़ाएं, वो उसको सिर्फ 2 लोग ऑपरेट करते हैं उस ऑटो प्लांट को, जबकि मैनुअली उन फैक्ट्रियों में 200 लोग काम करते हैं। अब अगर 1 रुपये फ़िश की कीमत बढ़ाएं तो सारे फ़िशरमैन उस फैक्ट्री को फ़िश सप्लाई करते हैं, जिससे अगर 40 टन उस फैक्ट्री को मिल जाए पर डे तो मेरे ख्याल से बाकी 10 फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। इसी वजह से आज तक वो प्लांट हम ऑपरेट नहीं करते कि ग्वादर के लोग बेरोज़गार ना हो। अब चाइनीज़ वहाँ पे एक ऑटो प्लांट लगा रहे हैं, लग चुका है। 12 इस फ्लोर पे जितने भी चाइनीज़ से भी मीटिंग हुई, आला काम को भी बताया कि भाई लोकल इंडस्ट्री जो लोकल लोगों की है उसको अलाउ ना करें। वो दूसरी दुनिया में इंडस्ट्री कम है कि वो आके फ़िशिंग इंडस्ट्री को, या वो एक ऑटो प्लांट वो लगा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी पर डे कोई 100+ टन मैट्रिक टन है, 100+ टन फ़िश वो उसकी कैपेसिटी है फ्रीजिंग की। तो वो फुल ऑटो प्लांट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 बंदे ऑपरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग ऑपरेट करेंगे, तो उस अगर वो प्लांट वहाँ पे चल पड़े और 1 रुपये फ़िश की कीमत बढ़ा दें तो ग्वादर के 20 से 25 फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, और उसमें जो 2-2.5 हज़ार लोग काम करते हैं वो भी जाहिर सी बात है बंद हो जाएंगे। उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। हम तो कोई ऐसे सोर्स तो वहाँ पे नहीं है कि लोगों को कंपनसेट कर सकें या लोगों को उसकी जगह नेमो बदल कोई और रोज़गार का ज़राया मुहैया कर सकें। काइंडली मेरी एक तो रिक्वेस्ट है कि उनको वहाँ ओपन ना होने दिया जाए। दूसरा, आपको पता है कि आपका भी ताल्लुक़ मकुरान से, मेरा भी। मकुरान में कईयों साल से, जब से ओमान ने ग्वादर पाकिस्तान को दे दिया, उसके बाद से ओमान आर्मी में सालाना भर्ती होती है, और हमारे मकुरान, खारान, अवारान, खुजदार, उस बेल्ट के बहुत सारे लोग ओमान आर्मी में इस वक्त भी मौजूद हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जो आखिरी भर्ती हुई थी 400 लोगों की, वो अभी तक नहीं जा रही।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया उनको, जबकि अगर 400 लोग सालाना भर्ती हों तो सालाना 400 लोगों की जो सैलरी है वो 1.5 बिलियन 1 अरब 50 करोड़ के करीब हमारे मुल्क में ज़र मुबादला सैलरी की मद में आता है। और उससे ये कि आपको तो पता है हमारे लोगों का कि एक घर में एक बंदा रोज़गार करता है तो 10 लोग उस घर में खाते हैं। तो ये उसको भी ओमान आर्मी की भर्तियां भी रोक दी गई हैं, उसको वो सिलसिला चलना चाहिए ताकि एक तो जो ओमान में आर्मी में भर्ती होते थे उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ जाती थी, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, और जब वो रिटायर होके आते थे तो उनको करोड़ों रुपए रिटायरमेंट की मद में मिलते थे। वो आके इसी मुल्क में यहीं इन्वेस्ट करके अपने फैमिली और कुछ और लोग कोई अगर बिजनेस करते थे उससे उस इलाके के लोग फ़ायदा उठाते थे, उनको रोज़गार का ज़रिया मिल जाता था। तीसरी चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी। जब तक एक डिस्ट्रिक्ट में बिजली और पानी ना हो, आप भी मकुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, रोज़ाना कोई 8 से 10 घंटे हमारे और आपके इलाके में लोड शेडिंग है, तो इंडस्ट्री कहाँ से डेवलप होगी जब बगैर बिजली के? सबसे पहले एनर्जी की फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, तब जाके कोई इंडस्ट्री वहाँ से ग्रोथ करेगी। वुमेन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसके हवाले से भी कोई प्लानिंग नहीं है। आया आपने वहाँ पे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट बनाए, ऐसे इदारे बनाए जहाँ से वो लोग तालीम हासिल कर सकें, या तो कोई या आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे नहीं बनाई। इतना बड़ा पोर्ट सिटी है तो आप कहते हैं कि जाएं आप पोर्ट में। हमारे स्कूलों की हालत ये है कि सिंगल टीचर्स पे एक क्लासरूम और एक सिंगल टीचर, तो हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं? हम जाएंगे उन जाहिर केच और दूसरी बात, वहाँ इदारे ऐसे कॉलेज जाएँ मकुरान में, स्पेशली ग्वादर, केच, पंजगूर, के वहाँ से लोग फ़नी तालीम भी हासिल करें, टेक्निकी तालीम भी हासिल करें, और वहाँ से तालीम हासिल करके हमारे पास बहुत से मौके हैं खलीज ममालिक में, वहाँ से भी हम रोज़गार हासिल कर सकते हैं। हमारे लोग वहाँ पे हैं, जाते हैं यहाँ से, उनकी फैमिलीज़ हैं। बहुत सारे लोग बलूचिस्तान के इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ में हैं और वहीं से उनकी फैमिली का गुज़र बसर हो रहा है। इसके अलावा वसाइल की बात करता हूँ। इस असम्बली में हम और आप जब कैबिनेट में थे, हमने एक करारदाद यहाँ पे लाए थे। हमारा जितना भी वसाइल हैं, मादनी वसाइल हो गया, हमारा सी फूड हो गया, ये सारे कराची पोर्ट से एक्सपोर्ट होते हैं। और हमारे किसी बैंक में चाहे फ्रूट हो, हमारी सब्ज़ी हो, जो भी जा रही है वो सिंध पोर्ट से जा रही है, कराची पोर्ट से। उसका जो रिटर्न है टैक्सेस की मद में वो भी वहाँ मिल रहा है। जितने ऐड हमारे पास इंडस्ट्री लगी हुई है, आप टपाल एनर्जी को देख लें, या आप अपको को देख लें, आप जिलिट को देख लें, यामा को देख लें, बोलान माइनिंग को देख लें, इन सब के हेड ऑफिसेज या तो इस्लामाबाद में या तो कराची में। तो जाहिर सी बात है उनके हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, वो टैक्स भी वहाँ पे देंगे। मैंने पहले भी करारदाद की शक्ल में भी इसको मंजूर करा इस असम्बली से, उस करारदाद को दोबारा निकाला जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि इनके ऑफिस से सुबह में आ जाएं और यहाँ पे टैक्स दें। इसका ज़र मुबादला भी टैक्सेस की मद में हमारे सूबे को मिले और सारे बैंकों में एक्सपोर्ट फॉर्म रखे जाएं। अब से आगे या जॉब या पोर्ट मंडियों से आगे हमारे डिपार्टमेंट हों जो चेक करें कि हमारी जो प्रोडक्ट जा रही है सुबह से बाहर आया, उनके पास ई फॉर्म उन्होंने बलूचिस्तान का फिल किया हुआ है ताकि उसका रिटर्न बलूचिस्तान को मिले। सीपैक के हवाले से मेरी बहन ने बात की। देखिए सीपैक वाकई अब सीपैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है क्योंकि ग्वादर पोर्ट को भी चलाना है और एक सीपैक के हवाले से जो रूट बन रहा है उससे बलूचिस्तान को वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, बलूचिस्तान के लोगों को भी होगा। लेकिन ये सीपैक के प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए तरस रहे हैं।
अभी भी ग्वादर से बाहर लोग आए हुए थे, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में ना दवाई है ना कुछ है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इस हवाले से जो बुनियादी सहूलतें हैं लोगों को, हम लोगों का दिल उस वक्त जीत सकते हैं जब हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपनी ज़रूरतों को पूरी करती रहे तो जाहिर सी बात है, जो बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं या पहले से चल रहे हैं, लोग डिसार्ट हो चुके हैं, तो उनका दिल जीतने के लिए सीपैक के पैसे बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के बगैर, ग्वादर के बगैर सीपैक नामुमकिन है, तो उसका ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इस सूबे में लगने चाहिए ताकि ये सूबा खुशहाल हो, और जो हमारे नाराज़ दोस्त हैं ताकि उनको भी एहसास हो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है डेवलपमेंट की सूरत में, रोज़गार की सूरत में। मेरी बहन ने बात की स्कॉलरशिप की, आपका भी ताल्लुक़ उसी एरिए से, मेरा भी ताल्लुक़ उसी एरिए से, जहाँ पे आप मुझे बताएं कि स्कॉलरशिप के मद में हमारे कौन से बच्चे जा रहे हैं। स्पेशली मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा, बलूचिस्तान के कौन से बच्चे जा रहे हैं। आप इसको देखें, चाइनीज़ सीपैक को आप मंगाएं, असेंबली को चाहिए कि उसकी डिटेल मंगाएं कि उसमें कितने बच्चे बलूचिस्तान से हैं, कितने KPK से हैं। वाकई वो इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारा सूबा पसमानदा है, बेरोज़गारी है, तालीम नहीं है, तो हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। उसकी डिटेल मंगाएं कि देखें कितने बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं, कितने KPK के हैं, कितने सिंध के हैं, कितने पंजाब के हैं, कितने गिलगित बल्तिस्तान के हैं। मेरे ख्याल से उनमें गिनती के होंगे साल में कोई 5, 6 या 10, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसूलन तो ये होना चाहिए था कि सीपैक के थ्रू बलूचिस्तान के हर बच्चे की तालीम फ्री होनी चाहिए थी। तो दुनिया के हर इदारे में पढ़ना चाहता उसको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए थी। ग्वादर का हर बच्चा पढ़ता उसको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए थी। हमारे पास तो टेक्निकल लोग ही नहीं है। हमारे पास हमें तो चाहिए कि हम अपने इदारों के, स्पेशली माइनिंग, फिशरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इनके बच्चे स्टूडेंट हम बिलवाएं, इंजीनियरिंग सेक्टर, इनके लोगों को हम भेजें बाहर, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भेजे। कितना खर्चा आएगा अगर साल में 4-4 बच्चे PhD करने जाएं दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि वो आके यहाँ वापस आके इसी सूबे को सर्व करेंगे और हमारी चीज़ें भी बेहतर होंगी। वो कुछ सीख के आएंगे तो हमारे सिस्टम को बेहतर करेंगे। यहाँ तो कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहाँ से हम उस काबिल पढ़ सकें, जहाँ हम चीज़ों को बेहतरी की जानिब ले जा सकें। टेक्निकल एजुकेशन हमें दें। तो ये सारी बातें मैं चाह रहा था कि इसी करारदाद के हवाले से इसमें ऐड किए जाएं ये सारी चीज़ें, और ये सारे डिटेल्स इस असम्बली को प्रोवाइड किए जाएं, सहवान में बैठे हुए इस बलूचिस्तान के नुमाइंदों को प्रोवाइड किए जाएं। और तीसरी बात, PSDP के हवाले से कोई ऐसी इस बजट में मैं नहीं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान की यूथ के हवाले से कोई प्रोजेक्ट हो, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के हवाले से या वसाइल की बेहतरी के हवाले से। सिर्फ सड़कें बनाने से बलूचिस्तान नहीं बदलेगा। बलूचिस्तान के लोगों को बुनियादी सहूलतें देनी है, इनको रोज़गार देना है, यूथ को डेवलप करना है, अच्छे इदारे एजुकेशन के बनाने हैं। सड़कों से तो बेहतर है हम अपने हेल्थ और एजुकेशन, स्कूल और अस्पतालों को बेहतर करें। जनाब वाला, ये सारे मेरी गुजारिशात हैं। इस करारदाद के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। शुक्रिया अमीर अमल साहब।